हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे लग रहा है कि बहुत दुखी हैं। टेंशन वाली बात नहीं है। नीट आईआईटी के स्टूडेंट्स, बोर्ड के स्टूडेंट दुखी रहते ही हैं जब तक उनका सिलेक्शन ना हो, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। अब हम आ गए हैं, आपका सिलेक्शन करा के रहेंगे, आप बेफिक्र रहिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इधर उधर की बातें ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और सिलेबस पूरा कराना हम लोगों को। आपको पूरे सिलेबस के ऑब्जेक्टिव्स, थ्योरी, एक्सप्लेनेशन, वीडियोस वगैरह सब देनी होती हैं आपको। तो अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, हमने लास्ट टर्न पे आपको टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ाया था। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, कि कौन सा उसमें फोर्स होता है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, वो किस बाइंडिंग फोर्स से कंप्लीटली हेल्ड रहते हैं, जुड़े होते हैं। उसके अकॉर्डिंग 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड थे। पहला था आयोनिक सॉलिड, दूसरा था कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, तीसरा था मॉलिक्यूलर सॉलिड और चौथा था मेटेलिक सॉलिड। चारों सॉलिड्स आपने बड़े ध्यान से पढ़े, मैं समझता हूं। उस पर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी कराए। लास्ट लेक्चर नंबर 3 में आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा, उसको क्लियर करिएगा, फिर आज के लेक्चर यानी कि 4th लेक्चर पर आइएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से बच्चों, आज हम आपको जितना पढ़ाएंगे उसी पे ही जितने ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन ध्यान से समझिए आप लोग। ठीक है, बड़ा हो छोटा उससे क्या फर्क पड़ता है, पूरे साल पढ़ना आप लोगों को और सारी वीडियोस को स्टडी करना है। एक एक क्वेश्चन आपको यहीं क्लियर कराएंगे। अच्छा हाँ, एक बात और, आप लोग मेरे लेक्चर को समझते हुए देखते देखते और के लेक्चर भी देखा करेंगे, कंपैरिजन करिएगा। जब आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन मिले, एक एक क्वेश्चंस क्लियर मिले, तब आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू कर दीजिएगा। बात क्लियर बच्चों। देखिए ध्यान से, आज हम आपको जब सबसे पहले टॉपिक पढ़ाएंगे वो हम आपको पढ़ाएंगे क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। आज का टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। देखिए ध्यान से बच्चों, जो ये क्रिस्टल लैटिस होता है, ये एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस विच आर अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। इन 3 डायमेंशनल स्पेस, यानी कि जो क्रिस्टल लैटिस है और स्पेस लैटिस है, उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। और वो अरेंजमेंट 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 3 डायमेंशन भी हो सकता है। बच्चों बात क्लियर। तो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, मैं आपको दिखाता हूं बच्चों भी। जैसे आपने देखा होगा, हमारे पास ये एक क्रिस्टल है, ठीक है ना। आप इसको समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास ये एक क्रिस्टल है बच्चों, ठीक है, ये क्रिस्टल है। इसमें आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनका एक रिपीटिशन हो रहा है, एक्स एक्सिस में हो रहा है, ये वाई एक्सिस में हो रहा है और इधर ये जेड एक्सिस में भी हो रहा है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इनका एक अरेंजमेंट होकर एक हमें बड़ा क्रिस्टल मिल गया, एक बड़ा क्रिस्टल मिल गया। तो दिस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। अब सुनिए ध्यान से, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 सुनिए, 1 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस। 1 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस कौन से होते हैं? जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उनका एक ही डायरेक्शन में, एक ही एक्सिस पर अरेंज होते हैं। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस में अरेंज है। तो दीज आर 1 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस। इनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल a है, सभी के बीच में, सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस a है। बात क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है दूसरा 2 डायमेंशन क्रिस्टल
लैटिस, 2 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस। अब ये जो 2 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस होता है, कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 2 डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, 2 डायरेक्शन में अरेंज होते हैं या 2 एक्सिस में अरेंज होते हैं, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। बात क्लियर? कैसे अरेंज होते हैं मैं आपको अरेंज करके दिखाता हूं, देखिएगा। ये हमारे पास एक पार्टिकल ये है बच्चों, जरा ध्यान से समझते जाइएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर देंगे बच्चों। देखिए हमारे पास कोई पीपीटी बोर्ड तो है नहीं, ठीक है ना, कि फटाफट ऑटोमेटिक एक बटन प्रेस किया और सब लिखा हुआ आ गया और एक टीचर आया और वो लिखे हुए को ऐसे 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 एक्सप्लेन करता चला गया, तो वो एक नहीं है। तो एक फिजिकल मेथड है, इससे बच्चा ज्यादा इंटरकनेक्ट होता है। उसमें तो बहुत इजी है, कोई भी पढ़ा सकता है उसको, कोई सिंपल कोई ऐसी बात नहीं है, लिखा हुआ देखते रहो कोई भी पढ़ाता रहेगा। हमें सोचना होता है क्या टॉपिक पढ़ाएंगे, हमें लिखना भी होता है, सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप इन चीजों को देखिए, समझिए इन चीजों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, ठीक है ना। एक आर्टिफिशियल लाइफ में मत जिए आप लोग, एक फिजिकल तरीके से आइएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से बच्चों, ये हमारे पास एक हम बना रहे हैं 2 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस। आप समझ सकते हैं इसको, देखिएगा ये 2 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस है। पहले बताया 1 डायमेंशन, दिस इज 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन कैसे? देखिए दिस इज एक्स एक्सिस और इसको कह सकते हैं आप ऊपर वाई एक्सिस। क्या कह सकते हैं बच्चों? वाई एक्सिस। क्लियर? इनके बीच की डिस्टेंस भी इक्वल ही होती है, ए होती है। तो ये हमारे पास है 2 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज किए गए हैं, 2 डायरेक्शन में, यानी कि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में देख रहे हैं तो ये 1 डायमेंशन था, इसी के ऊपर एक पार्टिकल एक पार्टिकल एक पार्टिकल आया तो ये वाई एक्सिस में हो गया। दिस इज 2 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस। चलिए ध्यान से बच्चों, अब हमारे पास आ गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या होता है कि 3 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस। देखिए ध्यान से बच्चों, जो 3 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो 3 डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, एक एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। अभी बताते हैं आपको कैसे अरेंज होते हैं। देखिए ध्यान से, हमारे पास ये एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, हमने क्यूबिकल स्ट्रक्चर ली एक। क्लियर? एक एक पॉइंट ध्यान से समझेंगे, टाइम कितना भी लगे, घबराने वाली बात नहीं है। आप मेरे से क्वेश्चन डिस्कस कीजिएगा, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको सबको मालूम है, 9690612112। इस पे आप मेरे से कोई भी क्वेश्चंस करिएगा, मैं आपको तुरंत दूंगा, ठीक है। देखिए मेरे पास ये एक 3 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस है। 3 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस ये कैसे है कि मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए 3 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस में क्या होते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो 3 डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। 3 डायरेक्शन में कैसे होते हैं कि मेरे पास ये एक एक्स एक्सिस है, 1 डायरेक्शन हो गई एक्स एक्सिस। ये दूसरा स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, ये दूसरा मेरे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये 2 डायरेक्शन हो गई। और ये मेरा जेड एक्सिस है, क्या स्टूडेंट्स? जेड एक्सिस है, ठीक है। तो मेरे पास 3 एक्सिस हो गए। मैं इसको कहता हूं ए, इसको कहता हूं बी, इसको कहता हूं सी। एज लेंथ है ये, एज लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है स्टूडेंट्स? एज लेंथ है, ठीक है। ये बी है और ये सी है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये सी है मेरे पास। क्लियर? और ये क्या है मेरे पास? बी है। ये देखने में छोटी बड़ी लग रही है वरना बराबर होती है क्यूबिकल स्ट्रक्चर में, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। क्या पढ़ा बच्चों? क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है कि क्रिस्टल लैटिस इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बी आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम्स विच आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर, विच आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर, ठीक है। और रेगुलर मैनर का मतलब ये क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं? ये 1 डायरेक्शनल हो सकते हैं, ठीक है ना, ये 2 डायरेक्शन हो सकते हैं और ये 3 डायरेक्शन हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस समझ में आया होगा। अब देखिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं क्रिस्टल लैटिस की, कि क्रिस्टल लैटिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। देखिए ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ये क्रिस्टल लैटिस के कुछ पॉइंट हैं, 1
2 3 4 5 6 7 8। बात क्लियर। क्रिस्टल लैटिस के ये कुछ पॉइंट है, ईच पॉइंट, पहला पॉइंट, ईच पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट, इज नोन एज लैटिस पॉइंट। और हम इसको कह सकते हैं लैटिस साइट भी कह सकते हैं, लैटिस साइट भी कह सकते हैं। यानी कि ईच पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। बात क्लियर हो गया। अब ये जो लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट में भी एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स। बात क्लियर। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं तो लैटिस पॉइंट क्या होंगे, लैटिस पॉइंट में भी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल। बात क्लियर हो गई। देखिएगा तीसरा पॉइंट क्या होता है कि ईच लैटिस पॉइंट आर जॉइंट टुगेदर बाय ए स्ट्रेट लाइन। ईच लैटिस पॉइंट आर जॉइंट टुगेदर बाय ए स्ट्रेट लाइन। यानी कि जो लैटिस पॉइंट है वो सारे के सारे लैटिस पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं बच्चों? स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए हैं। और स्ट्रेट लाइन से जुड़ने के कारण ही ये एक परफेक्ट ज्योमेट्री दे देते हैं, एक परफेक्ट ज्योमेट्री का मैन्युफैक्चर करते हैं, परफेक्ट ज्योमेट्री का एक निर्माण कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बात क्लियर। विच में बी एटम और मॉलिक्यूल और एन आयन। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 आपको क्या समझा कि ईच पॉइंट इन द लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ठीक है। और द पॉइंट adjoining together by a straight line, this possesses the regular geometry of the crystal lattice। बात क्लियर हो गया। चलिए, ये आपके थे लैटिस पॉइंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। चलिए ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल क्या होता है इसको ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना, बहुत इजी है। देखिए, जो क्रिस्टल लैटिस पढ़ाया आपको, ये तो बड़ी स्ट्रक्चर थी। यानी कि अब ये क्रिस्टल लैटिस बना किससे? क्रिस्टल लैटिस छोटे छोटे यूनिट सेल से मिलकर बना। किससे बना? यूनिट सेल से मिलकर बना। अब यूनिट सेल्स है क्या? यूनिट सेल इज ए स्मॉलेस्ट पोर्शन, यूनिट सेल इज ए स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, of crystal lattice which on repetition gives crystal lattice, which on repetition gives crystal lattice। कैसे? ध्यान से समझिए। मेरे पास ये एक क्रिस्टल लैटिस है, आप समझते हैं क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, एक क्रिस्टल लैटिस है मेरे पास, ये स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस है। मुझे पढ़ाना है यूनिट सेल। क्या पढ़ाना है? यूनिट सेल। आपको समझना है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है? इसका छोटा सा पॉइंट, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसको छोटे पॉइंट को आप क्या कह सकते हैं? यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या है? रिपीट हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। ऐसे रिपीट हो रहे हैं, एक्सिस पर रिपीट हो रहे हैं। और एक्सिस पर रिपीट होने के बाद, यानी कि वो रिपीटिशन करने के बाद यूनिट सेल, सबसे छोटी सेल, वो भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की होती है। पूरा क्रिस्टल लैटिस भी 3 डायमेंशन, ये अकेला भी 3 डायमेंशन। इसमें भी 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और ये रिपीट करने के बाद एक कंप्लीट लैटिस बना देता है। बात क्लियर। तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, सबसे छोटा पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच अपॉन रिपीटेशन गिव्स क्रिस्टल लैटिस। बात क्लियर होगी। अब देखिएगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उसकी स्ट्रक्चर भी ऐसी ही होती है। किसकी? यूनिट सेल की। अब हम बात करते हैं बच्चों पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। किसकी बात करते हैं? पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। देखिए, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल 6 पैरामीटर्स होते हैं। 100% क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 6 पैरामीटर होते हैं। एक तो क्या होते हैं? पहला, एक तो होती है एज लेंथ। ये थोड़ा मार्कर लाइट चल रहा है, ठीक है जी। एक होती है एज लेंथ। पहला पॉइंट है एज लेंथ, EDGE, एज लेंथ। एज लेंथ कौन कौन सी होती है? जैसे ABC। क्लियर? ABC। अब A और B के बीच का जो एंगल होता है वो अल्फा है, और B और C के बीच का एंगल है बीटा, और C और A के बीच का एंगल है गामा। बच्चों बात क्लियर। अब देखिए, दूसरा होता है एक्सिस एंगल। एक्सिस एंगल 6 पैरामीटर होते हैं, 3 एज लेंथ और 3 एंगल। क्या? अल्फा,
बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, तीन हमारे पास एंगल होते हैं। तो ये पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि ए यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर क्या होता है? इट्स डायमेंशन, यानी कि लेंथ को कह सकते हैं हम डायमेंशन, along the three edges, इट्स डायमेंशन along the three edges A B C। ये एजेस जो होती हैं, ये लेंथ होती है, मे बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर भी हो सकती है और 90 डिग्री पर भी नहीं हो सकती, लेकिन यहां ये 90 डिग्री पर है क्योंकि क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तीनों के तीनों 90 डिग्री होते हैं। और एज लेंथ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये भी तीनों की तीनों बराबर होती है। बात क्लियर? तो हमारे पास जो ए और बी के बीच का एंगल होता है वो अल्फा होता है, और बी और सी के बीच का एंगल बीटा होता है, और सी और ए के बीच का एंगल गामा होता है। तो पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल एग्जाम में आता है, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल 6 होते हैं, 3 एज लेंथ और 3 एंगल होते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ध्यान से, अब हम पढ़ते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। क्या बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। ध्यान से पढ़ते जाइएगा, मजा आएगा आपको पूरा पढ़ने में, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा और मेरे से आप समझते रहिएगा बच्चों, ठीक है ना। एक एक पॉइंट आपको बताएंगे, कोई इधर उधर की बकवास नहीं, कोई नाटकबाजी नहीं, कुछ नहीं, कोई ज्यादा खास मोटिवेशनल लेक्चर नहीं। सिर्फ हमारा उद्देश्य आपको अच्छा पढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव देना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना। अरे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है बच्चों, तो अभी आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है कि यूपी में एमबीबीएस की सीट लगभग 3300 के आसपास थी, 3300-3400 सीट के आसपास थी। लेकिन आज ही एक इंफॉर्मेशन आई है कि लगभग 11 मेडिकल कॉलेज और बढ़ गए हैं यूपी में, और 11 मेडिकल कॉलेज यानी कि एवरी मेडिकल कॉलेज में लगभग 110-115 सीट के आसपास हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि लगभग ये मान के चलिएगा लगभग 13-14 हजार सीटें और बढ़ गई हैं, यानी कि लगभग नहीं 1300-1400 सीटें और बढ़ गई हैं मेडिकल कॉलेज की, नीट की, एमबीबीएस की। यूपी के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, तो ये बढ़ गई है, यानी कि कुल मिला के यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट लगभग 5000 हो गई हैं। पहले आप मान के चलिए 3300-3400 के आसपास थी, अब 1500 के आसपास और बढ़ गई हैं, यानी कि 11 मेडिकल कॉलेज और सरकार ने बनाकर पब्लिक को दिए हैं एमबीबीएस नीट के लिए। और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मेहनत करिए, तैयारी करिए, इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी हम आपके साथ हैं, आपको रेगुलर पढ़ाई रहे हैं, लेकिन आपका भी एक फर्ज बनता है बच्चों, आप वीडियो को मित्रों को शेयर नहीं करते, जरा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करें बच्चों, तभी तो हम लोगों की हिम्मत बढ़ेगी और आपके लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे हो सकते हैं, किसके बेस पे करते हैं? देखिए हमारे पास है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स में बी प्रेजेंट नॉट ओनली द कॉर्नर बट में आल्सो प्रेजेंट ऑन अदर देन कॉर्नर। यानी कि यूनिट सेल जो होती हैं, यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो जरूरी नहीं कि कॉर्नर पर हो, जरूरी नहीं कॉर्नर पर हो। देखिए यहां तो कॉर्नर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तो कॉर्नर पर है, जरूरी नहीं कि कॉर्नर पर हो, कॉर्नर के अलावा अदर देन कॉर्नर भी हो सकते हैं। और इस बेस पर जो यूनिट सेल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या है बच्चों? पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको हम सिंपल यूनिट सेल भी कह सकते हैं। जरा सुनिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल को हमने डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देखिए जो यूनिट सेल्स होते हैं उसमें कॉर्नर पर होते हैं, लेकिन कॉर्नर के अलावा अदर देन कॉर्नर भी हो सकते हैं। इस बेस पर हमने यूनिट सेल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है,
पहला किया गया है प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, सुनिए ध्यान से। प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो पर होते हैं। किसमें? प्रिमिटिव यूनिट सेल में। ये देखिएगा आप, प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर पर है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दिस इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां है? ओनली कॉर्नर पर है। यानी कि सिंपल यूनिट सेल 8 लैटिस पॉइंट, यानी कि ये 8 लैटिस पॉइंट है। 8 लैटिस पॉइंट ओनली एट कॉर्नर। 8 लैटिस पॉइंट ओनली एट कॉर्नर प्रिमिटिव यूनिट सेल में। बात क्लियर होगी। दूसरी बात होगी, हमारे पास आ गई बच्चों नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा हम क्या लेते हैं? देखिएगा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में इसको हम दूसरा नाम इसका सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। इसको सेंटर्ड यूनिट सेल भी। अब नॉन प्रिमिटिव सेल क्या है? नॉन प्रिमिटिव सेल भी एक प्रिमिटिव सेल से ही निकल के आया। इसमें क्या होता है नॉन प्रिमिटिव सेल में कि 8 कॉर्नर पर तो होते हैं, 8 कॉर्नर पर तो होते हैं लैटिस पॉइंट, बट अदर देन कॉर्नर भी होते हैं। अदर देन कॉर्नर का मतलब इस बेस पर नॉन प्रिमिटिव सेल को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। किसमें किया? 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ए क्या है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि एफसीसी। अब क्या हुआ एफसीसी में? क्या हुआ बच्चों फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कि 8 तो कॉर्नर पे ही होंगे लेकिन फेस पर भी होंगे। हमारे पास फेस कितने हैं? 6 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम फेस सेंटर पर आ रहे हैं आपको, तो ये बन गया फेस सेंटर। कैसे? देखिएगा, हमारे पास सबसे पहले क्या है? ये प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर? 8 कॉर्नर पे थे। अब हम पढ़ा रहे हैं नॉन प्रिमिटिव में क्या कि कॉर्नर के अलावा अदर देन कॉर्नर भी होंगी यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट। कैसे? कि ए है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसके कितने फेस हैं बच्चों? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 फेस हो गए, तो एक ईच फेस पर होगा। तो हम लिख सकते हैं किसमें बच्चों? एफसीसी में। क्या कि 6 लैटिस पॉइंट एट ईच फेस। तो फेस सेंटर में क्या होगा? 8 तो कॉर्नर पे है ही और 6 फेस पर भी होंगे। तो मैं समझता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए बी पॉइंट हमारे पास है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बच्चों? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल को हम ईसीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ईसीसी बोलते हैं। अब एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि 8 तो कॉर्नर पे होते ही हैं, लेकिन 8 कॉर्नर पर होने के अलावा 2 लैटिस पॉइंट पैरेलल होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, आमने सामने के फेस पर होते हैं। आमने सामने के फेस पर कैसे? या तो आप इस पे लीजिए, इसका पैरेलल ये इधर लीजिएगा, या यहां लो तो यहां लो, अगर यहां लेना है तो फिर आप यहां लीजिएगा। यानी कि आमने सामने पैरेलल टू ईच अदर भी होते हैं। किसमें? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में। तो हम कह सकते हैं when in addition to the particle at corner there are particle at the center of any two opposite face यानी कह सकते हैं कि 2 लैटिस पॉइंट at opposite face। बात क्लियर? तो पहला पढ़ाया हमने आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल में ओनली कॉर्नर पर। दूसरा पढ़ाया नॉन प्रिमिटिव सेल
यानी कि सेंटर्ड यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव सेल में क्या होता है, कॉर्नर के अलावा अदर देन कॉर्नर भी होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको नॉन प्रिमिटिव को डिवाइड किया ए। फेस सेंटर्ड में क्या था कि 8 कॉर्नर के अलावा 6 फेसेस भी थे। दूसरा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है कि 8 कॉर्नर के अलावा 2 अपोजिट फेस पर भी होंगे। बात क्लियर हो गया। अब तीसरा लेते हैं जरा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बच्चों, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि बीसीसी। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या होता है कि ये भी प्रिमिटिव यूनिट सेल का पार्ट है। इसमें 8 तो कॉर्नर पर होते हैं और एक उसकी बॉडी पे होता है, यानी कि सेंटर में होता है। एक लैटिस पॉइंट उसकी बॉडी में होता है, सेंटर्ड पर होता है। तो हम कह सकते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बीसीसी में, व्हेन इन एडिशन टू द पार्टिकल एट द कॉर्नर देयर इज वन पार्टिकल एट द सेंटर विद इन द बॉडी, यानी कि वन पार्टिकल एट द सेंटर विद इन द बॉडी। बात क्लियर होगी। तो मैं समझता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया करें। अब हम देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो रहा है। जितना आज आपको पढ़ाया है या पिछले 1-2 लेक्चर में पढ़ाया है उस पर हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव से कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम कराएंगे कुछ ऑब्जेक्टिव। देखिएगा धड़ाधड़ आप ऑब्जेक्टिव करते चले जाएंगे। अब तीनों के तीनों लेक्चर मेरे, आज चौथा लेक्चर हो गया, इनको ठीक से स्टडी कीजिएगा और मैं गारंटी से देता हूं 90% क्वेश्चन मेरे बिना हेल्प के आप खुद कर लेंगे। आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है ना। तो मजे ले जाइए आप, ठीक है। देखिए समझिए ध्यान से, हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि इसमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। कैसा, ए ऑप्शन है हमारे पास बेंजोइक एसिड, हमारे पास बी ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, सी ऑप्शन हमारे पास कॉपर, और डी ऑप्शन है हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ध्यान से समझिए, हमने आपसे कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। देखिए हमने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ाए हैं, आई बात समझ में। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी बच्चों हमने आपको ये पढ़ाएंगे कितने टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं, आयोनिक भी हो सकते हैं, मेटालिक हो सकते हैं, कोवैलेंट हो सकते हैं। देखिए कैसे बेटा, बेंजोइक एसिड का फार्मूला तो सब जानते हैं, C6H5COOH होता है। मैं आपको एक एक ऑप्शन क्लियर करूंगा, ठीक है। दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है। तीसरा कॉपर जानते हैं, क्लियर। पॉलीविनाइल क्लोराइड बेटा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड है ये PVC, दिस इज अ पॉलीमर, और पॉलीमर आर नॉट क्रिस्टलाइन इन नेचर। पॉलीमर कभी भी क्रिस्टलाइन नेचर के नहीं होते, बिकॉज इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीमर है, पॉलीथीन से बना है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी के जो गंदे नाली के पाइप होते हैं, वाटर पाइप होते हैं, गंदे नाली के पानी के पाइप होते हैं, वो बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये तो सारे के सारे क्रिस्टलाइन है बच्चों। एक यही है पॉलीविनाइल क्लोराइड जो क्रिस्टलाइन नेचर का नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया कि पॉलीविनाइल क्लोराइड इज नॉट ए क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्लियर। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ध्यान से बच्चों, एक एक क्वेश्चन करना होता है बच्चों, टाइम लगता है, इसलिए ध्यान से समझते जाइएगा और करते जाइए। देखो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, ये आपका कैरियर का सवाल है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा बच्चों, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड।
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is not a property या characteristic of crystalline solid, यानी कि कौन सी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये बताएंगे आपको। यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप जरा, मैं इंक डाल लूं बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप एक बार अपने माइंड में रिवाइज कर लीजिएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे बच्चों, बताते हैं। देखिएगा हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसने कहा है दे हैव ए रेगुलर ज्योमेट्री। क्या बोलता है पहला ऑप्शन? पहला ऑप्शन कहता है दे हैव ए रेगुलर ज्योमेट्री। सोचते रहना बच्चों, मैं ऑप्शन से लिख रहा हूं, आप सोचते रहना। बी ऑप्शन है मेरे पास they have a regular geometry। B option they have sharp melting point। they have sharp melting point। they have sharp melting point। C ऑप्शन है बच्चों मेरे पास they are isotropic। they are isotropic। they are isotropic। डी ऑप्शन है they have clean cleavage। they have clean cleavage। ये मेरे पास पॉइंट्स हैं, इनको एक एक करके समझाता है। मैं समझता हूं कि आपने सोच लिया होगा और आंसर तो आपको मिल गया होगा, ठीक है। फिर भी हम सारे ऑप्शन क्लियर करते हैं। देखो बच्चों कैसे, वो कहता है दे हैव रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक बात है, रेगुलर ज्योमेट्री होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, परफेक्टली अरेंज्ड होते हैं, क्लियर, परफेक्टली अरेंज होते हैं। ईच लैटिस पॉइंट आर जॉइंट बाय ए स्ट्रेट लाइन व्हिच गिव्स ए परफेक्ट ज्योमेट्री टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लियर। दूसरा दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब मान लीजिए मैं कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने NaCl ले दिया, मैं कहता हूं NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो गारंटी है ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाएगा, ना 1 डिग्री नीचे ना 1 डिग्री ऊपर, किसी रेंज में कार्य नहीं करेगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। बात क्लियर। फिर कहते हैं दे हैव क्लीन क्लीवेज। ये क्लीन क्लीवेज का मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मान लीजिए मेरे पास ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये ठीक है ना, इसको मैं क्लीवेज का मतलब काटना, मैंने इसको काट दिया तो मेरे पास ये 2 पीसेस में कट हो गया, एक पीस ये और एक पीस ये। तो जो कटिंग एज है, जो कटिंग एज है वो शार्पली कट है, कोई उसमें इरेगुलर शेप नहीं है। बट अगर ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता, एमोर्फस सॉलिड होता, मान लीजिए रबर ले लीजिएगा, ये रबर है, थोड़ी देर के लिए समझो ये रबर है, क्या बच्चों, रबर है, तो फिर कैसे कटेगी आप? फिर ये ऐसे कटेगी, फिर क्लीन क्लीवेज नहीं आएगा, फिर थोड़ा इरेगुलर शेप बन जाएगी, ये क्लीन क्लीवेज नहीं बनेगा। तो ये भी क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी है, ये भी है, और ये सब जानते हो कि ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये आइसोट्रॉपिक नेचर के नहीं होते। आइसोट्रॉपिक के तो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? आइसोट्रॉपिक कि ईच डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ईच डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम होती है। आइसोट्रॉपिक क्या होता है कि किसी भी डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज सेम हो, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे आपने देखा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास सूर्य से लाइट आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है या इस डायरेक्शन से आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम ही है। आई बात समझ में? तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज नहीं होता। तो जो आइसोट्रोपिक है वो नॉन क्रिस्टलाइन पर एप्लीकेबल होता है, क्रिस्टलाइन पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एक एक ऑप्शन क्लियर हुआ ना आपको? तो आपको एवरी ऑब्जेक्टिव का एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन किया
जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बटन दबाया पीपीटी और लिखा हुआ आ गया ये ऐसा कर दिया, वो नहीं होगा आपको। ठीक है ना, वो तो आप लोग खुद भी पढ़ा सकते हैं, बुक के क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एक बार खुद रिवाइज कर लो, दोबारा आप भी आ जाओ बोर्ड पे। पीपीटी पे तो कोई भी पढ़ा देगा बच्चों। ठीक है, जरा इस बोर्ड पे थोड़ा सा नॉलेज लेनी पड़ती है, खुद लिखना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है बच्चों, उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, एक एक ऑप्शन समझाना पड़ता है, सब चीजें लिखनी पड़ती हैं। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, शॉर्टकट तरीका नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग विल शो एन आइसोट्रॉपी। देखिए क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग शो एन आइसोट्रॉपी, एन आइसोट्रॉपी, विच शो एन आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी एक कंबाइंड वर्ड है बच्चों, आइसोट्रॉपी नहीं, एन आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी का मतलब ये हो गया, ये किस पर एप्लीकेबल होगा, पहली बात तो सोच लो, क्रिस्टलाइन पर एप्लीकेबल होगा। किस पर होगा, क्रिस्टलाइन पर। ठीक है जी, ए ऑप्शन देखिएगा, ए ऑप्शन देखें हम, ए ऑप्शन मेरे पास है ग्लास वुड पेपर, ग्लास वुड पेपर और बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। जरा ध्यान देंगे बच्चों, वो कहता है विच अमंग द फॉलोइंग शो एन आइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करे। बात क्लियर? और किस पर एप्लीकेबल होता है, क्रिस्टलाइन पर। किस पर बच्चों, क्रिस्टलाइन पर। इसमें देख ले क्रिस्टलाइन कौन सा सब्सटेंस है, इन तीनों को देखो, तीनों के तीनों नॉन क्रिस्टलाइन, तीनों के तीनों नॉन क्रिस्टलाइन, एक ही कैटेगरी के होते हैं। ये शो किसको करेंगे, आइसोट्रॉपी को। किसको, आइसोट्रॉपी को। लो जी ये भी क्लियर। और ये क्या है, क्रिस्टलाइन। क्या बच्चों, क्रिस्टलाइन। और ये किसको शो करेंगे, एनाइसोट्रॉपी को, जो क्वेश्चन में पूछा है एनाइसोट्रॉपी। डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेगा, तो आंसर इज दिस। तो मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन नोट करते रहिएगा और इनके हिंट भी आप नोट कर लिया करें। ठीक है ना, एक आंसर बता देना वो एक रटने वाली बात होती है। आई बात समझ में? वो चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करना, स्टूडेंट को समझना स्टूडेंट की नॉलेज वाली बात होती है, टीचर के द्वारा समझाना टीचर की नॉलेज की बात होती है। ठीक है, इन बातों को पहचानिए, तब अपने टीचर को सिलेक्ट कीजिएगा। आई बात समझ में? आपको पढ़ना है, छोटी छोटी बातों में मत फंसिए। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं कामयाब होने का, बिल्कुल भी नहीं है। मैं गारंटी देता हूं कोई है ही नहीं। 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, IIT एंड नीट, कोई कम नहीं होता स्टूडेंट्स। शायद मेरठ में अगर पुराने टीचर्स में से देखो तो मैं टॉप 10 के पुराने टीचर्स में से मेरठ में हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपनी तारीफ कर रहा हूं। ठीक है, ये सच्चाई है बच्चों। ठीक है ना, इसको आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द सब्सटेंस विच डज नॉट शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन कहता है द substance which does not show sharp melting point, देखिए ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट कौन शो नहीं करता। ए ऑप्शन देखिएगा, ए है मेरे पास KCl, बी है मेरे पास ग्लास, सी है डायमंड, और डी है मेरे पास आइस। क्या बच्चों, आइस। द सब्सटेंस विच डज नॉट शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। देखिएगा ध्यान से समझेंगे आप। ठीक है जी, कि द सब्सटेंस विच डज नॉट शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें, जो हम आपको रेगुलर पढ़ा रहे हैं बच्चों,
अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जो क्रिस्टलाइन है उनका तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो नॉन क्रिस्टलाइन है यानी कि एमोर्फस है उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। कैसे? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी शो करती है क्रिस्टलाइन पर। किस पर? क्रिस्टलाइन पर। विच डज नॉट शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, कौन से होते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन इसमें कौन है? ग्लास। कौन है बच्चों? ग्लास। दिस इज नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सॉलिड है ही नहीं, ज्यूडो सॉलिड है। अरे क्या है बच्चों? ज्यूडो सॉलिड है, ज्यूडो सॉलिड है। बाकी ये ट्रू सॉलिड है। क्या है बच्चों? ये और ये ट्रू सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ट्रू सॉलिड। बात क्लियर? इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता ग्लास का। ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है, इट इज नॉट ए सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड, ज्यूडो सॉलिड है। क्या बच्चों? एक रेंज में वर्क करता है। किसमें काम करता है? एक रेंज में वर्क कम करता है। मैं समझता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, आएगा भाई। अभी तो बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी तो आगे आगे देखते जाइए आप। ठीक है, छका देंगे आपको क्वेश्चंस में, छका देंगे बच्चों। बस अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा, समझते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा, लेयर्स ऑफ कार्बन एटम इन ग्रेफाइट। देखिएगा, लेयर्स ऑफ कार्बन एटम इन ग्रेफाइट, layers of carbon atom in graphite are held together, are held together। ए ऑप्शन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नीट और आईआईटी मेंस में आया ये। आर हेल्ड टूगेदर, ए ऑप्शन देखिए, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बच्चों? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, और बी है कोवैलेंट बॉन्ड, और बच्चों सी ऑप्शन है वंडरवाल फोर्स, और बच्चों डी ऑप्शन इसने दिया हुआ है, डी ऑप्शन दिया है डबल बॉन्ड। क्या दिया है? डबल बॉन्ड। देखिए ध्यान से बच्चों, डबल बॉन्ड। सुनिए, वो कहता है लेयर्स ऑफ कार्बन एटम इन ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर। देखिए जो ग्रेफाइट होता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप करती है। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक एमोर्फस सॉलिड है, सॉलिड का नॉन क्रिस्टलाइन पार्ट है, एमोर्फस सॉलिड है। डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट इस कैटेगरी के अंदर आता है। और ग्रेफाइट इज सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट की तरह बिहेव होता है। ड्रिल मशीन्स में ये लुब्रिकेंट की तरह बिहेव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस पर एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप करती रहती है। ठीक है, और स्लिप करती है तो उसमें वांडरवाल फोर्स होता है। क्या होता है? वीक लंदन डिस्पर्सन फोर्स, यानी कि ए टाइप ऑफ वांडरवाल फोर्स। क्या होता है? वांडरवाल फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है, इसलिए एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप करती है। और मैं आपको ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी और बताता हूं। ग्रेफाइट इज क्या होता है बच्चों? एमोर्फस इन सॉलिड, कोवैलेंट कंपाउंड है। क्या बच्चों? कोवैलेंट कंपाउंड है, बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन ग्रेफाइट लेयर। तो मैं समझता हूं बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और आप पूरी की पूरी थ्योरी को रिवाइज करिएगा, फिर कुछ क्वेश्चंस कराए। कल थोड़ा और ज्यादा क्वेश्चंस की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, और अगर आपको समझ में आया तो अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इतना फर्ज तो आपका बनता ही है कि लाइक सब्सक्राइब करें। वैसे बच्चों इन सी चीजों की हमें जरूरत नहीं होती, हमारा फर्ज ये होता है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिलता रहे। लेकिन ये है कि थोड़ा नाम होता है, नाम के पीछे चलती है दुनिया, और कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।